स्कूल जाने की तैयारी में भी लगे होंगे। जो 12th जिन्होंने पास की है वो आगे अपने करियर के लिए कॉलेज भी जाने की तैयारियों में लगे होंगे। तो आप सभी लोगों को इसके लिए आपके अगले साल के लिए शुभकामनाएँ। आज के सेशन में हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सेशन थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो हो सकता है मुझे इसको मल्टीपल पार्ट्स में एक से ज़्यादा सेशंस में डिवाइड करना पड़े। तो शुरू करते हैं। अभी तक जैसे हमने पिछले 2 सेशंस में देखा हम कंप्यूटर्स की बारे में हमने बात किया कि कंप्यूटर्स जो हैं वो अलग तरह से गणना करते हैं। हम लोग मनुष्य 0 से 9 तक करता है, 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है। इस तरह से हम लोग 9 के बाद हमारे पास नंबर नहीं रहता तो हम वापस से 10, 11, 12 इस तरह से गणना करते हैं। लेकिन यदि एक बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि हम एक मशीन की बात करें, एक कंप्यूटर की बात करें, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन करता है। तो उसके लिए 00, 01, 01 के बाद हमारे पास 2 अंक नहीं है, तो हम क्या करते हैं वापस से 10। तो ये हमारा 10 हो गया एक तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में। फिर हमारा ये हो गया 0, 1, 2 को हमने 10 से दिखाया, 3 को हमने 11 से, 4 को हम 100 से दर्शाते हैं। तो ये जो एक कारण है कि हमने एक मशीन के लिए या कंप्यूटर्स के लिए हमने बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया, उसका कारण यह है कि जो कंप्यूटर है वो केवल ऑन और ऑफ समझता है। तो उसके लिए एक स्टेट है ऑफ और दूसरी स्टेट है ऑन, जैसे कि एक स्विच है। तो यदि हम इसी चीज़ को हमने जब मैप किया मैथ से या फिर हम बोलें कि ज्योमेट्री से, तो हमने देखा कि भई हम जो एक स्टेट है 0 और एक स्टेट है 1, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग है। तो हमने इसको इस तरह से मैप किया। यदि हम मैप करने की बात करें, इसको हम ज्योमेट्री से समझें, तो हमने 0 स्टेट को हमने एक्स पे दिखाया, हमने 1 स्टेट जो है उसको वाई पे दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि 0 और 1 एक दूसरे से अलग-अलग है, तो हमने क्या किया, अभिलंब पे या लंबवत डायरेक्शन में दिखाया। यदि आप 0 हो तो आपके पास 1 का कोई अंश नहीं है, यदि आपकी स्टेट 1 है तो आपके पास 0 का कोई अंश नहीं है। यदि आपके आपके जो बिट है, हम जैसे क्लासिकल कंप्यूटर में हम उसको कहते हैं बिट। तो यदि बिट की वैल्यू 0 है तो वो 1 नहीं है, 1 है तो वह 0 नहीं है। इसको हम यदि अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें, तो हम इसको एक कॉइन से समझ सकते हैं, एक सिक्के से समझ सकते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो जिसको हम कहते हैं भई हेड्स और टेल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका हेड है ये जो एक सिक्का है ये भी एक बिट के समान है। यदि सिक्का उछाला, यदि हेड आया, तो हमने लेबल कर दिया 0। यदि हमने सिक्का उछाला और उसमें टेल्स आया, तो हमने उसको लेबल कर दिया 1। तो अब क्लासिकल कंप्यूटर में हमें कोई एक गणना तो करनी नहीं है, हमें 0, 1 तो करना नहीं है, हमें करनी है भई हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या हमें जोड़, गुणा, भाग, लॉगरिथम निकालना, एक्सपोनेंशियल निकालना, तो ये सारी गणना हम करते हैं। तो होता यही है जब भी हम कोई नंबर माना हमें 10 लाख में या 10,09,999 कुछ नंबर है उसमें हमें 1 करोड़ समथिंग कुछ है वो मल्टीप्लाई करना है। तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं। कंप्यूटर सिंपल सा हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हमारे जो डेसिमल जो इनपुट है, जो इनपुट हमारा डेसिमल फॉर्मेट में है, उसको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करके वो जो उसके अंदर जो स्विचेस है, जो ऑन और ऑफ का मैकेनिज़्म है, उसको वो इस्तेमाल करता है, बाइनरी में कैलकुलेशन करता है और वापस से वो जो कैलकुलेटेड रिज़ल्ट रहता है, जो रिज़ल्ट आता है उसको वो वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें हम इनपुट देते हैं डेसिमल में और हमें आउटपुट मिलता है डेसिमल में। तो ये अंदर की उसकी कार्यप्रणाली है जो कि आप लोग कंप्यूटर्स जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं, नहीं भी पढ़ा है तो ये इतना, यदि आप कुछ वीडियोस मैंने पोस्ट भी किए हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो आपको ये प्रणाली जो कार्यप्रणाली है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हुआ क्या था कि भई जब जब कंप्यूटर बने शुरू में 1940 में, तो शुरू में उनके जो बड़े-बड़े उनमें पार्ट्स थे, वो पार्ट्स बड़े स्लो थे। एक बल्ब के बराबर का पार्ट था जो जो ऑन ऑफ का काम करता था, इसको हम वॉल कहते थे। फिर 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। तो ट्रांजिस्टर ने क्या किया, जो बल्ब जैसी बड़ी चीज़ थी, वॉल जो था जो इस तरह का उसका शेप रहता था और वो काँच का रहता था, उसके अंदर वैक्यूम रहता था।
वो इतने बड़े चीज़ को उन्होंने एक छोटे से ट्रांजिस्टर, जो कि आपने ये डिवाइस देखी होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेंगे तो उसमें आपको ये ट्रांजिस्टर दिख सकता है। तो हमने क्या करना सीखा, हमने 1940 के बाद 1950 में हमने सीखा कि हम कैसे किसी चीज़ को, जो जो ट्रांजिस्टर जो कि एक स्विच है, तो कैसे हम एक स्विच को छोटा कर सकते हैं साइज़ में और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। भाई अब जो जो इतना बड़ा आपका वॉल था उसको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी, है ना? तो ये जो ट्रांजिस्टर बना इसको इलेक्ट्रिसिटी कम लगती थी, ये जगह कम घेरता था। तो कम जगह में, कम ऊर्जा में ज़्यादा काम, ये हमने करना सीखा। फिर ट्रांजिस्टर जो है, वो कई सारे ट्रांजिस्टर हमने एक ही जिसको हम बोलते हैं कि भई एक सिलिकॉन वेफर या ऐसा हमने डालना सीखा। तो अब ये ट्रांजिस्टर जो है वो और छोटा होता गया। तो हमारे पास और भी ज़्यादा स्विच एक ही छोटी-सी जगह में, अब इतनी सी जगह में हम पहले जो है माना 4 ट्रांजिस्टर लगा पाते थे, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए, फिर इस तरह से वो बढ़ते गए। अब शायद इतनी सी जगह में हम मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं वो फिट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ऐसे हम अभी आईसी बनाना सीख लिया। अब आपने देखा कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के अंदर एक प्रोसेसर लगा रहता है, ठीक है? तो वो ये जो प्रोसेसर्स हैं ये सब क्या है, ये आईसीज़ हैं जिसमें कि छोटे-छोटे से स्विचेस हैं। कितने छोटे हैं? इतने छोटे हैं कि आप उनको उनको देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इससे क्या हुआ कि हम बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस जो है वो छोटे-छोटे से डिवाइसेस में करने लगे। अब आज की तारीख में क्या है, आपके पास क्या है, स्मार्टफ़ोन है। तो भई स्मार्टफ़ोन में तो आपका जो कीपैड है वो भी फ़ोन में आ जाता है ना? उसी में स्क्रीन है, उसी से आप बात कर रहे हैं, उसी पे आप जीपीएस देख रहे हैं। तो अब आप तुलना कीजिए कि जब जब आदमी चंद्रमा पे गया था पहली बार, उस समय जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हुआ था, उससे ज़्यादा पावरफुल आपका स्मार्टफ़ोन है। इतनी हमने प्रोग्रेस कर ली। तो फिर क्या ज़रूरत है भई, क्लासिकल कंप्यूटर जो है या जो कंप्यूटर है या स्मार्टफ़ोन है या मेरी स्मार्ट वॉच है, वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि वो जब इंसान पहली बार चंद्रमा पे गया, उससे भी उस समय जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ कि भई चंद्रमा पे जाने के लिए आपको कितनी गति चाहिए, चंद्रमा की परिक्रमा करने के समय आपकी कितनी गति होनी चाहिए, वापस आने के लिए आपको कितनी वेलोसिटी से आपको एग्ज़िट एंगल लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमने हल की, और आज वो चीज़ हम जो उस समय का एक एक सुपर कंप्यूटर था 1960-70 का, वो हमारा जो स्मार्टफ़ोन है वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हमें क्या ज़रूरत है नए कंप्यूटर की? ये एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। तो हम क्यों नहीं अभी भी जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, उस पे आधारित जो कंप्यूटर है, जो कि जिसकी की स्टेट या तो 0 होती है या 1 होती है, जिसको हम वोल्टेज में कहें कि भई ये ऑन होता है या ऑफ होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज 0 है, यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया, फिर 0 हो गया। तो क्यों नहीं हम इसी को यूज़ कर सकते हैं? तो अब इसको समझने के लिए हमें अपने आस-पास थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतनी शक्तिशाली डिवाइसेज़ हैं, हमारे पास पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं आज की तारीख में, पर क्या हमने सारी समस्याएँ सुलझा ली है? या सारी ना कहें, हम कहें कि हमने क्या ज़रूरी समस्याएँ सुलझा ली हैं? एक हम सोचें इस बारे में, जैसे कि एक एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यदि हम लें जो सबने महसूस किया, अभी कोविड आया, कई लोगों की डेथ हो गई। कितना समय लगा हमें टीका बनाने में। टीका लगने के बाद भी कई जगह ऐसा हुआ कि भई प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। पहली बार तो टीका बनने में ही करीब-करीब 8-9 महीने लगे, फिर उसका परीक्षण हुआ, तो कितने ही लोगों को अपनी जान गँवाना पड़ी। तो ये एक समस्या थी जो हमारे जो अभी के कंप्यूटर हैं वो हल नहीं कर पाए। और देखिए हम मौसम की मार हम रोज़ देख रहे हैं, कभी बिजली कड़कती है, कभी इंसान मर जाते हैं। अभी अमेरिका में तूफ़ान आया, कितने ही करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई। तो ये जगह-जगह पूरे वर्ल्ड में कभी कहाँ तूफ़ान आता है, कभी क्या होता है। तो एक वेदर जो फ़ॉरकास्ट है, वो हम अभी तक ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक समस्या हो गई। कोविड पे हम नियंत्रण नहीं कर पाए, दूसरी समस्या हो गई। तो हम उसकी दवाई नहीं बना पाए, तो हम ड्रग्स नहीं बना पाए या मेडिसिन्स नहीं बना पाए। ड्रग्स को इंग्लिश में हम मेडिसिन्स को ड्रग्स भी कहते हैं। तो ये हम दवाई नहीं बना पाए, हम उसका वैक्सीन नहीं बना पाए टाइम पे, कैंसर से लोग मर रहे हैं, उसका हम इलाज नहीं ढूँढ पाए।
और नई-नई तरीके से बीमारियाँ आती हैं। हम हमारे जो एरोप्लेन है वो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 800 या 1000 माइल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ते हैं, उसकी स्पीड नहीं बढ़ा पाए। जब स्पीड बढ़ाते हैं दुर्घटनाएँ होने लगती है, समझ में नहीं आता क्यों हो रही है। उसका प्रॉपर हम रीज़न नहीं खोज पाते। हम चंद्रमा तक पहुँचे वो हमको इतने साल हो गए, 70 साल से के करीब हो गए हम। आज भी हम जो है मतलब 60 से 70 साल हो गए लेकिन आज भी हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। इतना खर्चा लगता है कि उसके मिशंस जो हैं वो कैंसल होने लगे चंद्रमा पे जाने के। तो ये जो सारी समस्या हैं, यदि एक मान लें हम कोई धूमकेतु आ जाए, उल्का ही आ जाए आप लोग मूवी में देखते हैं, तो हम उससे कैसे बचेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तो ये चीज़ें हमें अपनी मजबूरी का एहसास कराती है, ये चीज़ें हमें ये बताती है कि हम हो सकता है ऐसा लगता हो कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करने लगे, इंटरनेट आ गया, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है। जो चाहे वो मूवी देखो, जो चाहे वो आप पढ़ाई करो, बट उसके आगे क्या? भाई जो रियल जो समस्या है वर्ल्ड में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी बीमारियां हैं, भुखमरी है, इतना खाद्यान्न पैदा नहीं होता जितने लोग हैं। जो लोग हैं उनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। जो गरीब कंट्रीज हैं वहां पर चीजें महंगी होती जा रही है। श्रीलंका की आप हालत देख रहे हो, ऊर्जा महंगी होती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको कि हल करना बहुत ज़रूरी है। और ये अभी इस तरह से लगभग सिद्ध हो चुका है कि ये जो समस्या है, जब इन समस्याओं को हम, जैसे हमने कि शुरू में हमने डेसिमल नंबर लिए थे, उनको बाइनरी में चेंज किया था, बाइनरी से कैलकुलेशन हुई, फिर डेसिमल आया। तो क्या हम इन समस्याओं को हमारे क्लासिकल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को हम अपनी समस्याओं को मैथ के फॉर्म में चेंज करें? उसको हम बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर को दें, वो उस पे गणनाएँ करे, हमें वापस दे। यदि हम इसी मॉडल पे चलते रहे, क्लासिकल मॉडल मॉडल पे हम लोग चलते रहे, तो होगा ये कि वो हमें कैलकुलेशन करके तो बताएगा कि वेदर कैसा रहेगा या ये जो ड्रग है, ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगा। उसे उसको करने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज़्यादा समय लगेगा। उसे इतना समय लगेगा क्लासिकल कंप्यूटर को इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कई बार हज़ारों वर्ष लगेंगे, कई बार करोड़ों वर्ष लगेंगे, कई बार। तो हमारे पास क्या हम इतना वेट कर सकते हैं? 1000 छोड़ हम 100-200 वर्षों का भी वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो समस्या आज है उसका हल आज चाहिए। उसका हल हमको 100, 200, 400 साल बाद मिले, 1000 साल बाद मिले, उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक नए तरह का साइंस है। जो प्रॉब्लम्स को अलग तरह से सुलझाता है। इसका इसका जो बेसिक्स है वो 0 और 1 पे ना चलते हुए 0 और 1 दोनों पे चलता है। या इस तरह की आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यह एक, जैसे हम यदि इसको एक कॉइन के टर्म्स में समझे, तो एक कॉइन में जैसे या तो हेड हो सकता है यदि वो जमीन पर रहे, या टेल हो सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में जो हम कॉइन यूज करते हैं, या हम एक टर्मिनोलॉजी की केवल बात कर रहा हूँ, हम कॉइन नहीं यूज करते। लेकिन यदि हम बिट, जैसे हम क्लासिकल कंप्यूटर में बिट रहती है, वैसे क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट रहती है। और क्यूबिट जो है वो 0 और 1 दोनों स्टेट को एक साथ दिखाती है। इसीलिए हम उसको इस तरह के वेक्टर से हम परिभाषित करते हैं, जो कि 0 और 1 दोनों है। इसमें और नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता है कि 1 सेकंड में भई एक आधे सेकंड के लिए 0 है, आधे के लिए 1 है, ऐसा नहीं। वो 0 और 1 हमेशा रहता है। तो हम इसके बारे में मैं आपको और अगले वीडियो में बताऊँगा। और उम्मीद है कि आप जो भी आज मैंने बताया है उसको थोड़ा-सा इंटरनेट पे सर्च करके और समझने की कोशिश करेंगे, और इसके बारे में और भी वीडियोज़ देख के पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद।